हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। यूपीपीसीएस सीसैट का फुल मॉक टेस्ट यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। फुल मॉक टेस्ट का मतलब है कि ऑफिशियल सिलेबस जो हमारा प्री का है पेपर 2 सीसैट का, वैसा पेपर बिल्कुल उतने ही क्वेश्चंस उतने ही सेक्शन से और जैसा पुराने सालों में आया है वैसा यहाँ पर हमने बनाने का प्रयास किया है। लेवल भी मोर और लेस सिमिलर रखने का हमने प्रयास किया है। आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ऐसे टेस्ट आपको लगातार करवाए जाते रहते हैं। जीएस के हम लगातार जीएस की टेस्ट सीरीज देते हैं और इस बार हमने एडिशनल यहाँ पर 4 मॉक टेस्ट रखे हैं सीसैट पेपर 2 के भी। तो अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ये दो हमारे गिवन नंबर हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं यूपीपीसीएस 2021 की तैयारी के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि यूपीपीसीएस सीसैट पेपर 2 हिंदी से शुरू होता है, तो सबसे पहले हिंदी के यहाँ पर कुछ सवाल हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक हमको निर्देशों के हिसाब से करना है। उससे पहले ये आपका एक पैराग्राफ दिया है जो कोरोना वायरस पर आधारित है। ये कुछ दिन पहले की न्यूज़ है। जैसे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक होने के साथ साथ संक्रमण जिस तेजी से रफ्तार भर रहा है, नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि खतरनाक वायरस से उपजी महामारी से छुटकारा फिलहाल नहीं मिलने वाला। इसके बावजूद राहत की बात है कि देश में लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। संक्रमण से शिकार लोगों के ठीक होने की संख्या बढ़ी है और मरने वालों की संख्या कम हो रही है। पहले पैराग्राफ में दिया है, इसमें दिया है कि अन्य देश जो है काफ़ी प्रभावित है। अमेरिका में बहुत सारी मौतें हुई हैं 1 लाख के ऊपर, लेकिन यहाँ पर 6000 बताया जा रहा है। निस्संदेह करीब 3 माहों में किसी बीमारी से इतने लोगों की मौत भी चिंताजनक है, लेकिन अन्य देश में होने वाली हानि को देखें तो ये रेखांकित होता है कि भारत कोरोना के भयावह कहर से एक बड़ी हद तक बचा हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस से संक्रमण की चरम अवस्था आनी शेष है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है जहां एक और स्वास्थ्य ढांचे को सक्षम बनाने के हर संभव उपाय किए जाएं। और वहीं इसके साथ सरकारों विभिन्न एजेंसियों के साथ आम लोगों को भी सतर्कता का परिचय देना है। ये ठीक है कि कोरोना वायरस संकट के बीच कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक या फिर सामाजिक दूरी के नियमों को शिथिल कर दिया गया है। सेहत के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। लॉकडाउन से बाहर निकलने की कोशिश वक्त की मांग थी। यदि जीविका के साधनों को बल देने का उपाय नहीं किए जाते तो कोरोना से भी बड़ा संकट आ सकता था और ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो सकते थे। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से पेपर में पढ़ना चाहिए। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, वरना इसमें क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसमें गलत नहीं होना चाहिए। 4 के चारों आपको यहाँ पर सही कर रहे हैं हिंदी में, ठीक है। कम से कम ये वाले, चाहे आपकी हिंदी मजबूत हो या कमज़ोर। आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है कि शारीरिक दूरी सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। जीवन को सावधानी के साथ साथ संचालित करें। खेद की बात है कि सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी को लेकर लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है। इसी तरह यह भी ठीक नहीं है कि राज्य अपने स्वास्थ्य तंत्र को दुरुस्त करने को तत्पर नहीं दिख रहे हैं। इसके बजाय वे तरह तरह के प्रतिबंधों का सहारा ले रहे हैं। समस्या कम होने के बजाय बढ़ रही है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा विकल्प देश में कोरोना संक्रमितों की संभावित संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ऑप्शन क्या है इसमें जो है दिया हुआ है 1,20,000, 1,90,000, 2,40,000 और 75,000। हम जो भी इसमें दिया है उससे करेंगे। आप इसमें जनरल नॉलेज या जीएस मत लगाइएगा कि कितने हैं। आप जो है पैराग्राफ में देखिए कि कितना दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि 2 लाख से अधिक हो जाने के साथ ही संक्रमण बढ़ रहा है। तो 2 लाख से अधिक यानी कि आपको वो नंबर लेना है जो 2 लाख से अधिक हो। 2 लाख से अधिक कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। भले ही यहाँ पर 2 लाख ऑप्शन में नहीं था, लेकिन 2,40,000 है तो हम इसको सही मान लेंगे। तो इस तरीके का भी आपको कंफ्यूजिंग आ सकता है कि आपको एग्जैक्ट ऑप्शन ना दे करके नियरेस्ट ऑप्शन देता है। यहाँ पर आपको सही मानना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसमें निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही है ये बताना है, ठीक है। भारत में कोरोना के कारण मृत्यु दर अमेरिका की तुलना में अधिक है, ये बिल्कुल गलत है। अधिक नहीं है, कम है बहुत। जहां अमेरिका में 1 लाख लोगों के मरने की बात इसमें बताई जा रही है, ठीक है, वहीं पर भारत में 6,000 है। तो ये आप अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसको एलिमिनेट कर लिया होगा, ये गलत। कोरोना संकट के इस संसार से जल्द ही टल जाने के आसार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कहीं भी पैराग्राफ में, ये गलत। भारत के कुल कोरोना संक्रमितों में से लगभग आधे रोगी सफलतापूर्वक ठीक हो जा रहे हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखेंगे आप बाईं तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है 50% जो है ठीक होने की दर पहुंच गई। 50% मतलब कितना होता है? आधा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें भारत में कोरोना संकट से उत्पन्न समस्याओं का क्या कारण हो सकता है, इसमें आपको बताना है। भारत में स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पैराग्राफ में, ठीक है। भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय प्रशासन उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसा भी डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये गलत। उसके बाद है
कि भारत में कोरोना संकट अपनी चरम पर पहुंच चुका है, अभी चरम आना बाकी है, वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अभी जो है वो चरम आना बाकी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत की विभिन्न सरकारें अपनी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर कार्य करने की बजाय संकट से बचने का वैकल्पिक मार्ग ढूंढने में व्यस्त हैं। और इसका रेफरेंस मिलता है हमको लास्ट पैराग्राफ से, जहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिखा हुआ है कि राज्य सरकारें अपनी स्वास्थ्य तंत्र को दुरुस्त करने में तत्पर नहीं दिख रही हैं, बल्कि वो तरह तरह के प्रतिबंधों का सहारा ले रही हैं, यानी कि वैकल्पिक मार्ग ढूंढ रही हैं। तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीसैट पेपर ऐसा ही आ रहा है, बहुत ईजी नहीं आएगा, आपसे जो है बच्चों वाले सवाल नहीं पूछेंगे कि बताइए इसमें कहाँ लिखा है, तो आप लाइन से ढूंढ करके लिख दो। आपको थोड़ा इन्फर करना पड़ेगा, आपको थोड़ा डेराइव करना पड़ेगा और स्टडी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। कोरोना संकट से बचाव के क्या क्या संभावित उपाय हो सकते हैं? अब ये उपाय जो हैं आप अपनी नॉलेज के आधार पर नहीं लिखेंगे, जो भी पैराग्राफ में इंडिकेशन दिए गया है उसके अनुसार ही करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी कायम रखना, ठीक हो जाएगा ये। राज्य सरकारों का अपने स्वास्थ्य तंत्र में सुधार लाना, ठीक है, ये भी जरूरी है। और अपनी सेहत के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतना, ये जरूरी है। दैनिक जीवन परिवर्तन लाने की ऐसी कोई धारणा नहीं बताई गई है। आपको पता है कि दैनिक जीवन परिवर्तन लाना है, लेकिन पैराग्राफ में नहीं लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी। यथाविधि में बताइए समास कौन सा है? तो समास इसमें अव्ययी भाव लग रहा है, ठीक है, यानी विधि के अनुसार इसका विग्रह करेंगे तो, और अव्ययी भाव समास यहाँ पर सही है। अटक बनिया देह उदार लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब है कि जब बनिया की अटकती है तो वो भी उधार देने लगता है। वैसे बनिया नहीं उधार देता है कभी। इसका मतलब ये है कि अपना काम निकालने के लिए सामने वाले की बात माननी पड़ती है। ये यहाँ पर इसका सही आशय निकल रहा है लोकोक्ति का। ठीक। सुकृति का पर्यायवाची शब्द, सॉरी विपरीतार्थक यानी विलोमार्थक शब्द आपसे पूछा है, तो सुकृति का विलोम शब्द हो जाएगा विकृति। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो हमने आपको कुछ चीजें बताई थी तत्सम तद्भव वाली वीडियो में कि जा जहां पर होता है, जहां पर झा होता है, जहां पर छा होता है, ठीक है, और जहां पर आपका अड़ा होता है वो जनरली तद्भव में आ जाते हैं, तत्सम नहीं होते हैं। तो कौन सा ऐसा शब्द जहां पर जा है? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो आप कहेंगे ऐसे तो ऑप्शन नंबर सी में भी जा है, तो इसको जागरण क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका जो है तद्भव बनता है जागना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कुछ कुछ चीजें जो है पता भी होनी चाहिए। जागना का तत्सम बनता है जागरण, ठीक है, और सोना का बनता है सो जाना, या सोने का बनता है शयन। ठीक। औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि अक्ष के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? तो अक्ष के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें आत्मा भी होता है, अक्ष का मतलब कील भी होता है, अक्ष का मतलब धुरी भी होता है, सांप भी होता है, ठीक है, वाहन भी होता है, और आंख तो होता ही होता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि कौन सा नहीं है, तो हाथी जो है ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। मैंने मेरा भोजन कर लिया है, इसमें गलती है। मैंने अपना भोजन कर लिया है, सही होगा। कन्याओं की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया, ये गलत। सुंदरता होगा। मेज को यहाँ रखो, ये गलत होगा। वह खाई बहुत गहरी थी, ये यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सी होगा यहाँ पर। कौन सी की किसकी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है? तो शुद्ध है यहाँ पर आकाश की। ऑप्शन नंबर डी। आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आंख का नेत्र होता है, नयन होता है, लोचन होता है, अक्षी होता है, अक्षु होता है, ठीक है, लेकिन वदन नहीं होता। वदन होता है शरीर का, शरीर का पर्यायवाची वदन होता है। ठीक। पूछा है वह मेरी पुत्री है, इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा रूप है, आपको बताना है। तो वह मेरी पुत्री है वैसे तो आपका संकेतवाचक होता है, लेकिन यहाँ पर निश्चयवाचक दिया है तो इसको सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि वह मेरी पुत्री है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। डूबल शब्द किस बोली का है? तो डूबल शब्द आपको भोजपुरी का है, आपने पता लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी। अधोमुखी का विलोम क्या होगा? अधोमुखी यानी जो नीचे मुख किए हुए है, नीचे मुंह है उसका, ऊर्ध्वमुखी होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए। को नृप होए हमें कहानी चेरी छोड़ना हो बे रानी, इसमें नृप का अर्थ क्या है? तो नृप का अर्थ यहाँ पर है राजा, ठीक है, राजा या शासक। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन है, इसमें एक्चुअली विसर्ग संधि पूछना चाहिए कि कौन सा आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये यहाँ पर पूछा गया है। और पेड ग्रुप वाले भी करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर। विसर्ग संधि का एक ही उदाहरण यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, निह कपट से मिलकर के बना है निष्कपट, ये यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा।
विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद 19 नंबर से हमारी शुरुआत होगी रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट से। सबसे पहला है टाइम एंड वर्क से। आशुतोष इज 25% मोर एफिशिएंट देन विजेंद्र। ये आशुतोष ए, ये विजेंद्र बी। अगर विजेंद्र की एफिशिएंसी एक दिन में 100 है तो इनकी हो जाएगी 25% ज़्यादा, 125। अब रेशियो ले लेते हैं, 25 5 टाइम्स, 25 4 टाइम्स। एफिशिएंसी का रेशियो ये है, टाइम का उल्टा हो जाएगा 4/5। टोटल वर्क कितना है, जितना आशुतोष 12 घंटे में कर सकते हैं। 1 घंटे में ये कितना करेंगे, 5 यूनिट, 12 घंटे में 12 × 5। अब यही काम हमें विजेंद्र से करवाना है, बताइए अकेले कितने दिन में कर लेंगे। तो एक दिन में ये करते हैं 4, तो 12 × 5 करेंगे इतने में, 3 × 5 15 घंटे में बी। फिर आते हैं 4/5 और 8/15 के बीच में एक रैशनल नंबर इंसर्ट कर दीजिए। तो रूल ये होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर पहले बराबर कर दें ताकि दोनों को कंपेयर करना आसान हो जाए। इस वाले में ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले में नीचे 15 है, इधर भी 15 चाहिए था, 5 × 3 = 15। तो एक हो गया 12/15, दूसरा हो गया 8/15। इनमें से बड़ा है 12/15। अब रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में चाहिए, मतलब 12/15 से छोटा नंबर चाहिए और 8/15 से बड़ा नंबर चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। फिर पहला ऑप्शन है 5/17, जो कि 12/15 से छोटा चाहिए। तो देख लेते हैं क्या ये छोटा होगा। 17 12 × 15 5 × 75, ये चीज़ बड़ी होगी, मतलब ये बड़ा होगा। अभी तक तो कंडीशन ठीक है, क्या ये नंबर 8/15 से बड़ा होगा, देखते हैं। 17 8 × 75, ये बड़ा निकल रहा है, जबकि बड़ा हमें ये चाहिए। पहला रॉन्ग हुआ। दूसरा देखते हैं 5/19, 12/15 से ये नंबर छोटा होना चाहिए। 19 12 छोटा तो हो गया, लेकिन यही नंबर 8/15 से बड़ा चाहिए। ये 75, ये 19 8/15 बड़ा निकल रहा है, जबकि ये होना चाहिए। ये गलत। 6/19 भी गलत, क्योंकि बस एक ही नंबर का तो फर्क है। 5/8 करेक्ट हो गया। 5/8 और 8/15 चेक कर लीजिए। 5/8 जो है बड़ा होना चाहिए। 64 75 बड़ा है बिल्कुल। फिर 21 नंबर है, 2 कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर का मतलब है 2 ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो। 1 के अलावा कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। इनका प्रोडक्ट 357 है, तो LCM बताइए। फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी प्रोडक्ट, LCM इंटू HCF ये होता है। LCM क्या हो जाएगा फिर, प्रोडक्ट बटे HCF। तो प्रोडक्ट 357 है, HCF 1 है, तो आंसर भी 357 ही होगा, ए। फिर आते हैं 22 पे। 2 सर्कल अपने पास हैं, ये सर्कल C1, ये C2। अब इनके जो डायमीटर्स हैं, पहले वाले का ये जो डायमीटर है ये स्क्वायर की साइड के बराबर है, मान लीजिए स्क्वायर की साइड A है। और दूसरे वाले का जो डायमीटर है वो स्क्वायर की डायगोनल के बराबर है, जो कि होती है A√2। ठीक। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर टू द लार्जर सर्कल। अब ये कैसे पता चलेगा सर्कल बड़ा है कि छोटा। पहले रेडियस निकाल लीजिए, डायमीटर का आधा, इसका होगा A/2, इसका रेडियस होगा A√2/2, यानी कि A/√2। A को यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे √2 से, तो √2 छोटा होता है ना, सेम चीज को छोटे से डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा। तो ये बड़ा सर्कल होगा, ये छोटा। पेरीमीटर का मतलब सरकमफ्रेंस, क्योंकि पेरीमीटर एग्जिस्ट तो करता नहीं, तो बाय डिफॉल्ट सरकमफ्रेंस मान के चलेंगे। 2 पाई और ये रेडियस A/√2, और ये 2 पाई और ये रेडियस A/2। 2 पाई से 2 पाई ए से A कैंसिल,
ये 1/√2 यहाँ से करेक्ट हो गया, सी। 11 pairs of gloves marked at rupees this are available at a discount of 40%। 11 जोड़ी दस्ताने 715 के थे, तो एक जोड़ी कितने का होगा? डिवाइड बाई 11, 6 ज़ा 66, 5 ज़ा 55, तो 65 रुपये का एक जोड़ी दस्ताना मिल रहा है MRP पे। MRP पे एक जोड़ी दस्ताने के ऊपर 65 लिखा हुआ है। इट इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%। कोई कस्टमर आया, उसने इस पे 40% का डिस्काउंट ले लिया। 10% है 6.5, 4 मतलब 4 टाइम्स, ये 26 हुआ। 65 में 26 गया 39। जहाँ तक खरीदने की बात है तो 39 रुपये में एक जोड़ी दस्ताना मिल गया उसको। 273 रुपये में कितने जोड़ी मिल जाएंगे? काट लीजिए इसे। 13 3 ज़ा, 13 2 ज़ा, 13 1 ज़ा, 3 7 ज़ा, 7 जोड़ी मिल जाएंगे, बी। फिर है 24 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस से। 3850 रुपये की MRP पर एक सिलाई मशीन थी, 3157 में अगर बेची जा रही है, किसी डिस्काउंट के बाद, ऑब्वियसली कम रुपए में बेचेंगे तो डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। कितने % का डिस्काउंट दिया? तो ये बताइए कितना डिस्काउंट दिया? 3850 माइनस 3157 यानी 693। कितने पे? 3850 पे इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज पता चल जाएगा। 5 7 ज़ा, 5 7 ज़ा, 5 2 ज़ा, 11 7 ज़ा, 11 6 ज़ा, 11 3 ज़ा, 9 दूनी 18%, डी। द रेफ्रिजरेटर हैविंग मार्क्ड प्राइस इज रुपीज दिस। उसके बाद डिस्काउंट दिया 12% का, लेकिन फिर भी 10% प्रॉफिट कमा लिया। अगर एक भी रुपए का डिस्काउंट ना देते, यानी कि जो MRP है उसी पे बेच देते, तो बताइए प्रॉफिट कितना हो जाता? अब ये देखिए, यहाँ पे मार्क्ड प्राइस रुपीज में दिया है, जबकि आंसर सारे परसेंटेज में दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू एज्यूम की जा सकती है, इसका कोई मतलब नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, इसीलिए हम लोग कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं। 10% का प्रॉफिट यानी 10 रुपए का, इसका मतलब 110 में चीज बिकेगी। लेकिन ये जो 110 रुपए मिला, ये यहाँ पे किसी मार्क्ड प्राइस पे 12% का डिस्काउंट देने के बाद आया, तो ये मार्क्ड प्राइस कितना रहा होगा भाई? 12% का डिस्काउंट का मतलब है कि 88% पे आपने बेचा, जो कि 110 के बराबर है। तो 100%, ये वाला 100 नहीं, कोई भी चीज शुरू में 100% मानी जाती है, इस वजह से ऐसा है। सॉल्व हो जाएगा ये 110 इंटू 100 बाई 88, 22 4 ज़ा, 22 5 ज़ा, 4 25 ज़ा, 125 हो गया। 125 रुपये MRP थी, लेकिन हमारे हिसाब से MRP कितनी है? 125 00 मतलब 100 टाइम्स। मैटर ही नहीं करता कुछ, गेन परसेंट ऐसे ही बता देंगे। 100 रुपए की चीज 125 में बिक रही है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, सी। उसके बाद अगला 26 नंबर है IP से, इंटरपर्सनल स्किल से, जिसका कोई मटेरियल हमने अपने पेड ग्रुप्स में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस पूरे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा है। तो पहला है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसका एंड पॉइंट जरूर होता है। तो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसका फिक्स्ड पर्पस होता है, यानी कि एक टारगेट होता है जिसको पूरा करने के लिए कम्युनिकेशन किया जा रहा होता है, लेकिन कहीं से भी चालू कहीं पे भी खत्म हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि कम्युनिकेशन के टाइम पर बहसबाजी कई बार हो जाती है, बिकॉज एंड कहाँ करना है ये किसी को पता नहीं है। ये गलत हो गया। कम्युनिकेशन के दौरान कई सारे बैरियर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं और उनके अलग अलग टाइप भी हैं, ये सही है। कम्युनिकेशन के दौरान इंफॉर्मेशन हमेशा चैनल के माध्यम से जाती है, सही बात है। तो दूसरा और तीसरा सही है। हमारा चौथा भी गलत हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग एंड कुछ फिक्स नहीं होता है। 2 और 3 बी।
फिर 27 नंबर है, 810 रुपए को 3 लोगों ए, बी और सी के बीच में बांटा, सच दैट ए गेट 60 मोर देन बी। बी अगर x रुपए पाता है तो ये x प्लस 60 पाएगा, एंड बी गेट्स 45 लेस देन सी। बी जो है 45 रुपए कम पाता है सी से, इसका मतलब सी जो है वो बी से 45 ज़्यादा पाता है। ये तीनों मिला के कितना पाते हैं? 810। 3x 60 40 100 105 810। 810 में 100 गया तो 710, 5 और गया तो 705। 23 बार में 69 कट गया, 3 पचे 15। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर शेयर, 235 और 60 कितना हो गया? 295। उसके बाद में बी तो x ही पाता है 235, और सी x से 45 ज़्यादा, 45 35 80 280। तो 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 5 4 ज़ा 20, ये हुआ, और ये 56, 59 47 56, ये करेक्ट रेशियो आ रहा है, इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट एवरेज से 11 नंबर का एवरेज 44 है, तो सम कितना होगा 11 नंबर का? 44 इंटू 11 448, 484 सम हो गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स 52 इंटू 6 312, एंड दैट ऑफ लास्ट 4 नंबर, सम ऑफ लास्ट 4 नंबर 38 इंटू 4, 160 में से 8 गया 152। अगर हम 10 नंबर का सम लें, 6 नंबर का सम, 4 नंबर का सम, यानी टोटल 10 नंबर का सम, ये आ जाएगा 312 और 152, 4 6 4 464। तो 11वां नंबर कितना होगा, या फिर जो भी छूट रहा है वो नंबर कितना होगा? 11 नंबर के सम में से 10 नंबर का सम लेस कर लीजिए, 489 मतलब 484 माइनस 464 यानी कि 20। ए एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 9, तो पहला तो 9 खुद होगा और 8वां मल्टीपल होगा 9 8 ज़ा 72। अगले 9 9 के मल्टीपल 9 9 के गैप के बाद मिलेंगे। एपी की सीरीज है, इसका एवरेज क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट का आधा, 72 9 81, 81 का आधा हो जाएगा 40.5 बी। उसके बाद है एक बैग जो कि 504 रुपये में बिका है, कब? मतलब 12% प्रॉफिट देके, 112% का मतलब है 504। अगर 414 में बेचा जाता तो लॉस परसेंट कितना हो जाता? तो ये लीजिए 414 का मतलब कितना परसेंट, ये सॉल्व हो जाएगा 112 इंटू 414 डिवाइड बाई 504। 56 का डबल 112, 56 9 टाइम्स गया, 9 4 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54, 92% आ गया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो कि 100% होता है उससे 8% कम, 8% का लॉस हो गया। सी एक बोरा है जिसमें 120 लाल गेंदे हैं, 80 नीली गेंदे हैं और 100 हरी गेंदे हैं। जितनी भी नीली गेंदे हैं उसका 15% आपने निकाल लिया। 80 का 15%, 10% 8, ये 4, 12 आपने निकाल लिया, तो 68 नीली गेंदे अभी आपके पास बची हैं। उसके बाद में 18% ऑफ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल आपकी 100 है, 18% निकाल दिया तो 82 ग्रीन बॉल बची हुई हैं। उसी तरीके से 100/6% यानी 1/6 आपने किसका निकाल लिया? रेड बॉल्स। 120 का 1/6 हो गया 20, यानी रेड बॉल 100 बची हैं। जो हमने क्रॉस से दिखाई है वो बची हुई चीज़ें हैं। द परसेंटेज ऑफ ग्रीन बॉल्स एट प्रेजेंट, ग्रीन आपकी 82 हैं और टोटल चीज़ जो बची है वो कितनी है? 182 और 68, 8 मतलब 10,
250, 100 पे देखना है, परसेंटेज बताना है। 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 164/5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 32 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद 32 से टाइम स्पीड और डिस्टेंस से एक निश्चित दूरी को तय किया गया एक निश्चित स्पीड पे, तो डिस्टेंस डी, वेलोसिटी वी। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, इक्वेशन 1। 1/3 ऑफ दिस डिस्टेंस यानी d/3 हो गया, ट्रिपल द टाइम, t इज इक्वल टू 3t। वेलोसिटी उस समय v2, पहले v1 थी, तो यहां से डिस्टेंस क्या लिखा जा सकता है, 9tv2। द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट स्पीड निकाल लेंगे भाई, इसमें और इसमें d LHS में कॉमन है, RHS इक्वेट हो जाएगा। v1t इज इक्वल टू 9tv2, t से t कटा, v1 इज इक्वल टू 9v2, v1/v2 9/1, ऑप्शन हो गया डी। फिर है सिंपल इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट 6600 रुपए पर 2 साल के लिए k% के हिसाब से, 2k% ऑफ 6600, 2 इंटू k/100 इज इंटू 6600, 132 के, ये हुआ, इज इक्वल टू दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000, 8000 रुपए पर 11% के हिसाब से 3 साल के लिए, 1 साल का 11% तो 3 साल का 33%, 33/100 इंटू 8000। देख लीजिए फिर, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 चौक 12, 420 टाइम्स, 20 यहाँ से करेक्ट हो गया बी। 34 नंबर में एक नंबर टी है, अगर उसे 377 से काटते हैं तो 36 रिमाइंडर देता है। उसी नंबर को अगर हम 29 से काटेंगे तो ए रिमाइंडर देगा। ए कितना होगा, ट्रिक के हिसाब से अगर हम जाएं, इसी 36 को 29 से काट दीजिए, 7 रिमाइंडर बच जाएगा ए। इतना ही सरल है। अदरवाइज आप इसमें कन्वेंशनल वे से चले जाइए, 377 से हम काट रहे हैं, 36 यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जा रहा है, इसका मतलब जो हमारे पास नंबर है वो 36 ज़्यादा होगा अगर इसे 1 टाइम्स भेजें तो। 377, 36 इसमें ऐड कर देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा फिर, 413, यही तो होगा। ये जो 413 है इसे अब आप 29 से काटिए तो, एकम 29, 1 2 3, 29 4 टाइम्स 116, 16 7 23, 7 अभी भी आ रहा है, तो चाहे जैसे करते आंसर 7 ही आना है। उसके बाद 35 से 39 देख लीजिए आप, इंग्लिश के पैसेज से ये सवाल है। अब इसमें पैसेज को ध्यान से अगर आप देखिएगा, यहाँ से लेकर पूरा अपना आखिर तक, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये निकल करके आएंगे कि मुंबई की बात हो रही है, पिछले 24 घंटे में बहुत भयानक वहाँ पे तूफान आया है, और कुछ स्पेसिफिक लोकेलिटीज़ रत्नगिरी, अलीबाग में काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिला है। अब क्लाइमेट के बारे में चर्चा हो गई कि 1948 से ऐसा पहली बार हुआ है, इसका मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं हम क्लाइमेट के बारे में मुंबई के। तो 36 नंबर है कि कौन सा ऐसा वर्ड है इनमें से जो मुंबई शहर के फ्यूचर के बारे में एकदम सही बैठता है, तो ये है अनसर्टेन। बिकॉज 1948 से ये पहली बार आया, कौन जानता है कि कब आ जाए आगे भी, इसीलिए अनसर्टेन। बाकी प्रेडिक्टेबल अगर ये होता कि भाई हर इतने दिन में आता है तो प्रेडिक्टेबल है। 37 नंबर में है कि मुंबई के अंदर कौन कौन से एरिया की बात हो रही है, जो लोकेलिटीज़ हैं बेसिकली, तो अलीबाग रत्नगिरी की बात हो रही है, चर्च गेट की नहीं, तो बोथ बी एंड सी। पैसेज के हिसाब से आप ऑड वन आउट बता दीजिए। इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इनकी बात हुई है,
लेकिन पैसिफिक ओशियन की यहाँ पे बात नहीं हुई है। ए। 35 नंबर अभी किया ही नहीं था, इसको यहाँ कर लीजिए। कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे निसर्ग ने अभी अभी हमला किया है? यह है मुंबई। एकदम ही आसान है। इनमें से कौन कौन से ऐसे टाइप के लोग हैं जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि पिछले कुछ टाइम के मुकाबले इस समय जो हमारा अरब सागर है उसमें मेल्टिंग का रेट बढ़ चुका है। मेल्टिंग का रेट बढ़ने का मतलब है कि ग्लेशियर के पिघलने से इसके लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये है साइंटिस्ट और फिशरमैन। फिशरमैन इसलिए क्योंकि वो सागर में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और साइंटिस्ट अपना रिसर्च करते हैं। डी। और ये दोनों मेंशन भी हैं पैसेज में, आप देख सकते हैं। उसके बाद पैसेज से बाहर चलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। ब्रेकआउट का मतलब इसमें से क्या है? ये मुहावरा है हमारा ब्रेकआउट, या फिर आप इसे फ्रेजल वर्ब भी कह लीजिए। क्या मतलब है इसका? तो ब्रेकआउट का कुल मिला के मतलब है किसी जगह से भाग जाना, टू escape फ्रॉम सम प्लेस। सी। उसके बाद है अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब है कि किसी परिवार का ऐसा सदस्य जिसको वो लोग पसंद नहीं करते। अ पर्सन रिगार्डेड एज अ डिस्ग्रेस टू हिज फैमिली। ए। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज नॉट डैश टू टीच द सर्टेन एनिमल्स वाइल टूरिंग जू। जू यानी प्राणी उद्यान में घूमते फिरते समय जो वहाँ पे जीव जंतु हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो समझदारी यानी प्रूडेंट। इट इज नॉट प्रूडेंट टू टीज। बी। एक और FIB आप देख लीजिए। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी डैश माई व्हाट्सएप सेड तन्वी। तन्वी ने कहा कि व्हाट्सएप पे आराम से आप हमसे बात कर सकते हैं। टू कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। 44 है। इस सेंटेंस को कौन से ऐसे सेंटेंस से रिप्लेस कर सकते हैं? आई ड्रेम्ट अबाउट हर लास्ट नाइट। मैंने कल उसे अपने सपने में देखा। तो यहाँ पे ये जो ड्रेम्ट है वो सही नहीं लिखा है, ड्रीम्ड होगा इसकी जगह। आई ड्रीम्ड अबाउट हर लास्ट नाइट। बी। फिर है 45 नंबर, जिसमें हमें प्रेवलेंट का सिनोनिम खोजना है, नियरेस्ट टू द मीनिंग। प्रेवलेंट का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा फैली हुई चीज़ है, जैसे इस समय कोविड-19 यानी वाइड स्प्रेड। सी। फिर है 46 नंबर, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इनडायरेक्ट में बदल दीजिए। शी इज प्रैक्टिसिंग एरोबिक्स ही एक्सप्लेन्ड। तो ही एक्सप्लेन्ड पहले आएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट से रिप्लेस होगा और सेंटेंस चला जाएगा पास्ट में। ही एक्सप्लेन्ड दैट शी वॉज प्रैक्टिसिंग एरोबिक्स। ए। उसके बाद 47 नंबर है वन वर्ड से। एक ऐसा पर्सन जो अपने बारे में ही बात करता रहता है और उसे लगता है कि उससे बेहतर कोई है ही नहीं, ये होता है ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट का मतलब है जो हर बात अपने ईगो पे ले ले, लेकिन ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में फ़र्क ये है कि ईगोइस्ट जो है अपने आप को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, अपनी बातें नहीं करता रहता। 48 नंबर बात करें तो एक वर्ड है शो। इसके कौन कौन से एकदम सही यूज़ हैं? द मैजिक शो बाय OP शर्मा इज़ पॉपुलर इन नॉट ओनली कानपुर बट ऑल्सो इन अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया। ये सही है। मैजिक शो का मतलब प्रदर्शन। लेट मी शो यू समथिंग, आओ तुम्हें कुछ दिखाएं। तो दोनों ही एकदम करेक्ट यूज़ हैं, बोथ ए एंड बी। सी। उसके बाद 49 नंबर है कि जेनिथ का बता दीजिए ज़रा क्या चीज़? नियरेस्ट इन मीनिंग मतलब सिनोनिम, सेम मीनिंग कन्वे करता हुआ वर्ड। जेनिथ का मतलब है कि ये अगर कोई पहाड़ है तो टॉप पे अगर कोई है, और यही चीज़ पिनैकल का मतलब होता है। सी। नादिर का मतलब बेस पे। अगर अपोजिट पूछा होता तो आंसर नादिर होता, फिलहाल इसका सी है। 10 नंबर में इनडायरेक्ट स्पीच आपको दी है, आपको इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो सेड का यहाँ पे सेड ही बनेगा, और ये जो दैट लिखा हुआ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसमें आ जाएगा,
तो मीनिंग कुल मिला के ये निकल रहा है कि श्वेता ने कहा कि भाई उसके भाई की शादी हो रही है। तो अगर वो डायरेक्ट अपने शब्दों में बोलती तो क्या बोलती? माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, मेरे भाई की शादी हो रही है, सी। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदलिए, मतलब जिस तरीके से सवाल पूछा जाता है आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है, वैसी फॉर्म में इसको लिख दीजिए। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने बोल दिया भाई है। अब हमें क्या करना है? पूछना है कि क्या है, यानी कि इज इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, डी। फिर आते हैं 52 नंबर पर, जिसमें हम ये देख पाएंगे कि हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब कोई चीज किसी से कम है कि ज्यादा। अक्षय कुमार इज एज टॉल एज लाइट हाउस, लाइट हाउस के बराबर इनकी ऊंचाई है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट हाउस इनसे ऊंचा नहीं है, तभी तो इनके बराबर है। अ लाइट हाउस इज नॉट टॉलर देन अक्षय कुमार, सी। अब इसमें अपोजिट मीनिंग मतलब विलोम शब्द बताइए। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब किसी ऐसे सोर्स से जानकारी मिलना जिसका खुद ही कोई ठिकाना ना हो, जैसे अफवाह एक तरीके से ग्रेप वाइन। लेकिन यहाँ पर ऑथेंटिक इसका विलोम हो जाएगा, क्योंकि जो सोर्स है वो फिक्स है, उसको सब जानते हैं, सी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 54 नंबर पर, सिंपल सेंटेंस में बदलिए, यानी कि इसमें नेगेटिव चीजों का कम से कम यूज करना है। नेगेटिव वर्ड्स का मतलब टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। तो ये जो नहीं है यही चीज हटानी है। इसका मतलब ये है कि टाइम और टाइड जो है वो अपनी गति से चलते हैं, रुकते नहीं हैं, ए। उसके बाद 55 नंबर है वर्सेटाइल का नियरेस्ट मीनिंग, मतलब उसका पर्यायवाची सिनोनिम। वर्सेटाइल का बेसिक मतलब यह है कि जो हर सिचुएशन में काम आ जाए और हर फील्ड में खरा उतरे, कोई भी प्रोफेशन हो वो अपना काम मन से करे। स्किलफुल एंड अडेप्टेबल, सी। उसके बाद 56 नंबर में ये जो कीवर्ड अंडरलाइन है, इसमें आप बताइए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव की क्या? द ऑल इंडिया परमिट ऑफ ट्रक, ये ऑल है। एक्सपायर्स नेक्स्ट मंथ, अगले महीने इनका ऑल इंडिया परमिट, ट्रक को लेके पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, ये चीज नहीं कर पाएंगे। एक्सपायर्स मतलब अकर्मक क्रिया, एक्सपायर हो जाएगा, तो क्रिया यानी वर्ब, बी। इसमें स्पेलिंग सही बताइए। स्पेलिंग में दो टाइप के सवाल बनते हैं, सही और गलत, तो यहाँ पे सही वाला बताना है। पेनिसिलिन, ये स्पेलिंग यहाँ से सही है, ऑप्शन सी। पेनिसिलिन को दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक मानी जाती है और इसके डिस्कवरर हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर आते हैं मुहावरे पे 58 नंबर, अबव बोर्ड, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से जो काम करें, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, बी। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, आई कैन रिलाई डैश माई सिस्टर फॉर हर असिस्टेंस इन माई स्कूल प्रोजेक्ट, अपने स्कूल में मिले प्रोजेक्ट के लिए मैं अपनी बहन पर निर्भर रह सकता हूं, ऑन माई सिस्टर, ए। उसके बाद नेक्स्ट है 60 नंबर में वन वर्ड, द स्किल ऑफ सॉल्विंग द कोडेड पजल, पजल अच्छे से लगा लेने की स्किल को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, बी, क्योंकि क्रिप्टो का मतलब है कोड। बिब्लियोग्राफी, इसको बोलते हैं किसी की आत्मकथा अगर कोई दूसरा लिखे। कार्डियोग्राफी, जिसमें हम हार्ट की जो गतिविधियां हैं, जिस तरीके से वो धड़कता है, उसको वेवफॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें डिवाइस में। फिर 61 नंबर में है असर्शन, प्रोलॉन्ग डिफॉरेस्टेशन कॉजेज द सॉइल टू वॉश ऑफ, इसका मतलब ये है कि जैसे ये मिट्टी है, अगर आप लार्ज स्केल पर पेड़ काटते ही चले जाएंगे तो मिट्टी जो पेड़ को पकड़े रहती है तो पकड़ ढीली हो जाएगी और सॉइल के पार्टिकल लूज हो जाएंगे। फिर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स आएगा और मिट्टी को बहा के ले जाएगा। सही बात है ये, ऐसा बिल्कुल होता है। असर्शन वेरीफाइड। फिर रीजन, रीजन का मतलब कि असर्शन में जो हो रहा है क्या रीजन की वजह से हो रहा है। इवन अ ड्रिजल हैज द पोटेंशियल टू कॉज सॉइल इरोजन,
अगर छिटपुट बूंदाबांदी भी हो गई तो भी क्या सॉइल इरोजन हो जाएगा? नहीं, कम से कम अच्छी खासी बारिश होनी चाहिए या फिर कोई बाढ़ आनी चाहिए, तब जाके वाटर के कारण सॉइल इरोजन होगा। ये गलत। असर्शन सही, रीजन गलत। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी। उसके बाद 62 और 63 के लिए आपको ये करना है, जो संबंध इस वाले साइन के लेफ्ट में है वही संबंध राइट में ढूंढना है। जैसे 62 नंबर में 8 से 512 कैसे बना सकते हैं? 8 इसलिए बोला क्योंकि h का न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट 8 है। 8 का क्यूब अगर आप करें तो 512, n14 जिसका क्यूब आपको देगा 196 इंटू 14, 200 माइनस 4 इंटू 14, 2800 माइनस 56, 2744, सी। उसके बाद 63 नंबर, जिस तरीके से हॉर्स का संबंध इसके साथ है तो मैंगो का किसके साथ होगा? H से F, ये 8 ये 6 तो -2, O फॉर 15, उसमें अगर एक जोड़ दें तो 16 यानी कि P, तो -2 + 1 का लगातार लॉजिक बन रहा है। एक और देख लीजिए, R18 फिर 16 हो गया -2, S19 T20 + 1 तो -2 + 1, M से -2 करेंगे K आएगा। K शुरुआत में चाहिए, O नहीं चाहिए, ये इग्नोर हो गया। उसके बाद +1, उसके बाद हमें B चाहिए, Y नहीं चाहिए, ये भी गया। L चेक करने की ज़रूरत है नहीं, -2 + 1 -2, G से हमें +1 चाहिए यानी कि H, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद असर्शन रीजन का एक और सवाल। असर्शन आपके सामने है, इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो पर्पसफुल कम्युनिकेशन है, कोई टारगेट है तभी बातचीत हो रही है। देयर इज ऑलवेज 2 वे ट्रैफिक, मतलब बातचीत 2 तरीके से होती है। यहाँ से कुछ मैसेज जाता है, फिर उधर से रिप्लाई भी आता है, जैसे नॉर्मल चैटिंग, उस टाइप से इमेजिन कर लीजिए। क्या हमेशा ऐसा होता है? बिल्कुल, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ड यहाँ पे यूज है, अदरवाइज कम्युनिकेशन का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। सही है ये। फिर रीजन है कि ऐसा ही क्यों होता है, क्या उसकी वजह ये है? देखते हैं। द सेंडर सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर एंड इन टर्न द रिसीवर्स गिव्स द रिस्पॉन्स इन टर्म ऑफ फीडबैक। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से कुछ मैसेज सेंडर ने दिया, रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, जिसके बदले में अब रिसीवर सेंडर बन गया और सेंडर रिसीवर। इसी चीज को फीडबैक बोला जाता है। ये सही है। ए में जो कुछ भी हो रहा है वो आर की वजह से हो रहा है। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर ऑल्सो एक्सप्लेन्स ए करेक्टली। सही बात है। तो 64 का हो गया ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 65। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? गलत वाले छांटने हैं सारे। पहला है द सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफन रिटर्न टू योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेकेंड टाइम। जिस कस्टमर को ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया सर्विस दे रही है वो बाद में दोबारा आता है अगर उसको जरूरत पड़ी तो। सही बात है, प्रैक्टिकली ट्रू भी है। द सेटिस्फाइड कस्टमर कैन नेवर बी हेल्पफुल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन इन गेनिंग द पोटेंशियल कस्टमर। वो आगे अपने लेवल पर बिजनेस को प्रमोट नहीं करेगा। वो भले ही दोबारा आपके पास आ जाए लेकिन वो पोटेंशियल कस्टमर नहीं ला पाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं भी ला सकता है, ला भी सकता है। कुछ लोग दूसरों को भी ले आते हैं कि भाई उसकी सर्विस अच्छी है वहां से ले ले। ये वाला गलत हो गया बिकॉज कंफर्म नहीं है। तो हमसे इन्होंने पूछा था गलत कौन सा है, तो दूसरा वाला डेफिनेटली गलत है। अब हम लोग ये देख चुके हैं कि पहला वाला सही है, तो पहले को हम लोग अपने आंसर के रूप में नहीं ले सकते। ऑप्शन ए गया बिकॉज इन्होंने लिया है, सी भी गया, इन्होंने भी लिया है, डी भी गया, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव पहला उसमें आ जाएगा। तो 2 and 3 ओनली एकमात्र ऑप्शन बचता है बी। बाकी चाहें तो आप और देख लें। द टर्म कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन नेवर बी लिंक्ड विद मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग ही तो है कि कस्टमर जो है वो दूसरों को रिकमेंड कर रहा है आपके बिजनेस के बारे में।
सही है। इन्होंने बोला है कैन नेवर बी लिंक्ड, ऐसा नहीं हो सकता, तो हो भी सकता है नहीं भी। द टर्म कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन बी डिफाइंड एज मेजर ऑफ द मेथड्स बाय विच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द कंपनी मीट और सरपास द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मतलब ऐसी कुछ चीजें आप ऑब्जर्व कर लें जिसमें आप ये देख पाएं कि जो भी कंपनी है जिसकी सर्विसेज आप ले रहे हैं, या तो जितना आपने सोचा था उतनी बढ़िया सर्विस कंपनी दे रही है या फिर उससे ज़्यादा ही दे रही है, इसी चीज़ को बोला जाता है। ये सही है, इसको नहीं ले सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट है 66 नंबर, लिसनिंग, यानी जो सुनने की प्रक्रिया है। सुनने का मतलब ये नहीं कि पंखे की भी आवाज़ आ रही है उसको भी सुन लिया, पर्पस के तहत सुनना, उसके बाद जो भी सुना उसको समझना, इसी को बोलते हैं लिसनिंग। तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं? हियरिंग, मतलब आवाज़ तो सुननी पड़ेगी बैठे हैं तो। अटेंडिंग, कि जो भी बोला जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना, फीडबैक वगैरह देना। रिसीविंग, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करना। इग्नोरिंग नहीं चलेगा क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन मांगता है, इग्नोरिंग उसका उल्टा है। इसमें से कौन से कंपोनेंट है ये पूछा है, तो इग्नोरिंग तो डेफिनेटली नहीं है। तो जहां पे इन्होंने 4 नंबर को सही माना है वो सारे ऑप्शन हटा दीजिए। ए गया, बी गया, डी भी गया, बिकॉज ऑल ऑफ द अबव, जिसमें 4 भी आ जाएगा अपने आप। तो एक ही ऑप्शन बचा 1, 2 एंड 3, सी। 67 नंबर है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन हाफ ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर को मैं 2x मान लूं तो इसका हाफ कितना होगा? x होगा। x से 1 कम कीजिएगा तो x माइनस 1 होगा। अभी तक की कंडीशन ये बनी है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, अगर 1 कम कर दें तो दिस विल बी x माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, इसको 2 से बढ़ा दें, देन डिनोमिनेटर बिकम्स 5 टाइम्स न्यूमरेटर, नीचे वाली चीज ऊपर वाले की 5 गुना हो जाएगी। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। हमसे पूछा है ओरिजिनल फ्रैक्शन, जो कि ये है 4 में गया 3, 4 दूनी 8, बी। उसके बाद 68 नंबर देखिए आप, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का सवाल है। स्टेटमेंट आपके सामने है, एल्डर वन स्कूल्ड ओनली नोटोरियस चिल्ड्रन, जो बच्चे शैतान हैं उन्हीं को बड़े लोग डांटते हैं। रुद्र इज नोटोरियस, रुद्र भाई शैतान लड़का है, इसका मतलब जितने भी शैतान हैं सब डांटे जाते हैं, तो रुद्र भी डांटा जाएगा। एल्डर वन इज कॉल्ड रुद्र, पहला सही। रुद्र इज अ स्पॉइल्ड, ये बिगड़ गया है। अब ये बिगड़ गया है कि नहीं गया है इस बात की जानकारी स्टेटमेंट में उपलब्ध नहीं है, इस वजह से ये गलत। ओनली वन फॉलोस, ऑप्शन ए। 69 नंबर है सिलोजिज्म से, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ये फ्रूट है उसका कुछ पार्ट वेजिटेबल है। ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट, जितने भी फ्लावर हैं छोटे एफ से दिखा रहा हूँ वो सभी फ्रूट्स के अंदर आ चुके हैं। सम वेजिटेबल्स आर फ्लावर, वेजिटेबल और फ्लावर के बीच में ये वाला कनेक्शन नहीं है क्योंकि फ्लावर छोटा एफ है इधर है, वेजिटेबल उधर है, दोनों के बीच में कोई लिंक है नहीं, इस वजह से पहला गलत। नो वेजिटेबल इज अ फ्लावर, नो की कंडीशन हम लगा नहीं सकते क्योंकि ट्रिक होती है कि ऊपर अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो नीचे भी नहीं होना चाहिए कंक्लूजन में, गलत। क्योंकि नो के लिए हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, यहाँ पर नो वेजिटेबल इज अ फ्लावर, इसका उल्टा अगर हमने ट्रू कर दिया तो बस ये गलत, अगर नहीं कर पाए तो सही। हम सारे वेजिटेबल को फ्लावर में घुसेड़ दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, सही प्रूव कर दिया ना इसका उल्टा, तो ये गलत। तो दोनों गलत तो हैं लेकिन सब्जेक्ट कॉमन है, ये सम की रिलेशनशिप भी वेजिटेबल और फ्लावर के बीच में है और नो की रिलेशनशिप भी वेजिटेबल फ्लावर के बीच में है। तो अगर सब्जेक्ट सेम हो, एक में सम हो और दूसरे में नो हो तो आइदर और की कंडीशन बन जाती है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, सी। उसके बाद 70 और 71 के लिए आपको ये निर्देश दिए गए हैं कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑड वन आउट है, उसको पहचान लीजिए। अगर हम 70 नंबर बात करें
तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में एक प्राइम है तो दूसरा कंपोजिट। 651, 37, 657 ये सब प्राइम है, जबकि यहाँ पर डी में दोनों कंपोजिट हैं। कैसे? ये जो 76 है ये 4 से कट जाएगा, ये पूरा, ये 95 की वजह से ये 5 से कट जाएगा, तो एक भी प्राइम नंबर हमें मिला नहीं, डी। उसके बाद देखिए 71, सम ऑफ डिजिट ले लीजिए, 2 2 4, 2 का स्क्वायर, 6 3 9, 3 का स्क्वायर, 8 6 14 2 16, 4 का स्क्वायर, 8 का डबल 16 9 25, 5 का स्क्वायर, 3 9 12 7 19 8 27, 3 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब मिल रहा है, बाकी जगह पे स्क्वायर, इस वजह से ये वाला ऑप्शन यहाँ से ऑट वन आउट हो गया। 72 देखिए, नीरज स्कोर्ड मोर देन रागिनी, कमल स्कोर्ड लेस देन सचिन, यानी सचिन ने कमल से ज़्यादा स्कोर किया। अमित स्कोर्ड मोर देन नीरज, इस नीरज से ज़्यादा भी अमित ने स्कोर किया। पंकज स्कोर्ड लेस देन कमल, कमल ने पंकज से ज़्यादा स्कोर किया, इसका मतलब। रागिनी स्कोर्ड एज मच एज सचिन, रागिनी और सचिन बराबर हैं, यानी यहाँ पे हम रागिनी भी रख सकते थे और सचिन भी रख सकते थे। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि यहाँ पे सचिन आ जाए और उसके बाद SKP, तो यहाँ पे सचिन आए चाहे रागिनी आए, हमसे जो पूछा है वो दोनों से निकल आएगा। हु स्कोर्ड द सेकंड लोवेस्ट, इधर आंसर हो जाएगा कमल, बी। 73 है ब्लड रिलेशन से, एक तस्वीर को देखते हुए राजीव ने कहा, मेरा कोई अन्य भाई या बहन नहीं है, मतलब घर में अकेला है, लेकिन इस व्यक्ति का पिता, जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, उसका पिता मेरे पिता का बेटा है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरे पिता का बेटा, तो या तो वो स्वयं अपनी बात कर रहा है या फिर अपने छोटे या बड़े भाई की। लेकिन जैसा इन्होंने पहले बोला, राजीव का कोई भाई बहन है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे पिता का बेटा स्वयं राजीव के लिए यूज हुआ है। तो मेरे पिता का बेटा, इस पूरी चीज को मैं से रिप्लेस कर दीजिए, इस व्यक्ति का पिता मैं हूं। राजीव अगर किसी को देख के ये कह रहा है कि इस व्यक्ति का पिता मैं हूं, तो वो तस्वीर ऑब्वियसली उसके बेटे की है, हिज सन्स, ए। उसके बाद देख लीजिए 74, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स डू वी ऑफन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्पीकर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ हिज स्पीच व्हेन समवन रैंडमली इंटरप्ट्स हिम। मान लीजिए स्टेज पे खड़े होकर कोई भाषण दे रहा है और कोई बार बार उसको इंटरप्ट करे, मतलब बीच में बोले या कुछ ऐसी हरकत करे जो अटेंशन उसका हटाने का प्रयास करे, तो अगर कभी रिस्पॉन्स देने की नौबत आ गई उस इंटरप्ट करने वाले को, तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव ही मिलेगा। अब इसमें अग्रेसिव हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि कभी कभी जो स्पीकर है वो सिक्योरिटी को बुला के इनको बाहर भगवा सकता है और कभी कभी वैसे ही छोड़ सकता है, लेकिन नेगेटिव तो मिलेगा ही रिस्पॉन्स, बी। 75 नंबर में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू। पहला, ड्रेस कोड कैन नेवर बी इंक्लूडेड इन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो ऐसा नहीं है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें ड्रेस कोड मैटर करता है कि कौन सी ड्रेस पहनी है, फॉर्मल या घर के कपड़े, ये गलत बात है। दूसरा है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट पीरियोडिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ऐसी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन का अभाव हो पाएगा तो जितने भी ऊपर के अधिकारी हैं वो अपने कर्मचारियों की परफॉर्मेंस ही नहीं एनालाइज कर पाएंगे, कम्युनिकेशन ही नहीं है। एंड टू सॉर्ट आउट माइनर ग्रीवियंसेस ऑफ एनी टीम मेंबर, अगर कर्मचारियों में आपस में भी कोई कांटेक्ट नहीं है या फिर किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन बातचीत नहीं है, तो आपस में मतभेद बना ही रहेगा, कभी सुलटेगा नहीं, ये सही बात है। टेलीफोन, मोबाइल, लेटर्स एंड ईमेल आर सम एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, तो भाई सही बात है। चैनल का मतलब यही है कि कौन से मीडियम से बातचीत आगे बढ़ सकती है। ये सब के सब सहायक हैं कम्युनिकेशन में, सभी जानते हैं। तो दूसरा और तीसरा सही है, बी। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे ही आपको पता चला पहला गलत है
तो जहाँ जहाँ पे इन्होंने पहले को सही माना है वहाँ वहाँ पे आप हटा सकते हैं, जैसे ऑप्शन ए, सी और इवन डी, बिकॉज ऑल ऑफ द अबव पहला आ जाएगा। तो ऐसे भी आप बी को टिक किया जा सकता था बड़े आराम से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, ये जो वर्ड है हमारे पास विमेन, इसके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट को इस तरीके से जोड़ के आपको लिखना है ताकि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 इस तरीके से हो जाए। हमको ये पता है कि a, b, c 1, 2, 3 ये सब इसके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन a को इन्होंने 2 बोला है मतलब डबल, b को 4 बोला है तो डबल, c को 6 बोलेंगे तो डबल, मतलब जो भी एक्चुअल न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट है उसका जस्ट डबल। तो वर्ड है विमेन। W 23 होता है, इसका डबल होगा 46, O 15, 15 ना हो के डबल 30, M 13 26 होगा, A 1 तो 2 होगा, N 14 तो 28 होगा। ये 30 30 60 और 46, 106 और 26 हो गया 132 D। उसके बाद देखिए सिलोजिज्म का स्टेटमेंट है पहला, ऑल प्रिटी थिंग्स आर एक्सपेंसिव, जितनी भी प्रिटी चीज़ें हैं सबकी सब एक्सपेंसिव हैं। ऑल प्रिटी थिंग्स आर फ्री, जितनी भी प्रिटी थिंग्स हैं वो सबके सब फ्री हैं। तो प्रिटी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव भी हैं और सारी फ्री भी हैं। तो ये लीजिए सारी फ्री, मिनिमम ओवरलैपिंग के साथ दिखाया है हमने। पहला, सम फ्री आर एक्सपेंसिव, तो फ्री का कुछ पार्ट एक्सपेंसिव में आ गया क्या? तो फ्री का कोई पार्ट एक्सपेंसिव में नहीं आया, बल्कि फ्री खुद एक्सपेंसिव में घुसा है, ये गलत। सम एक्सपेंसिव आर फ्री, एक्सपेंसिव ये पूरा है, फ्री इतना सा है, भाग है उसका, सही है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया। बाकी नेगेटिव स्टेटमेंट ऊपर है ही नहीं, तो नेगेटिव कंक्लूजन भी सही नहीं होने वाले। उसके बाद 78 और 79 के लिए आपको यहाँ पे सीरीज कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पे क्या आएगा ये चीज बतानी है। ये k और ये m +2, ये v, ये x, तो +2, तो g से +2 करेंगे तो आएगा i। शुरुआत होनी है i से, b और c यहाँ से कट गया। उसके बाद इनका आपस का अरेंजमेंट देख लेते हैं। B2H8 ये 11, तो ये +6 और ये +3 ऐसा करके है। MSV 13, 19, 22 +6 +3, XDG 24 ये 30, ये 26 और 4 होता है ना, तो 4 तो D को जानते ही हैं, इसको 30 भी लिख सकते हैं। ये 6 और उसके बाद ये 3 ज़्यादा, तो ठीक है। फिर ऐसा कुछ हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि A सेटिस्फाई कर रहा है या D। I9, O15, R18 ये लीजिए +6 और ये लीजिए +3, ये यहाँ से पहला वाला करेक्ट हो चुका है। उसके बाद 79 में यहाँ पे 2 चीज़ बताइए। न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट साफ साफ दिख रहे हैं, B2, D4, G7, K11 ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ये 2 का गैप, ये 3 का गैप, ये 4 का गैप, तो हमें चाहिए अब की बार 5 का गैप। 11 5 16 होगा, 16 यूज़ होता है P के लिए, तो भाई P16 हमें शुरुआत में चाहिए। ऑप्शन सी में मिल रहा है, इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद 80 नंबर, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के बारे में इनमें से कौन सा सही है? किस चीज़ को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग? तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटिव जो वर्ड है वो आया है डिस्क्रिमिनेशन से, जिसमें हम 2 चीज़ों में अंतर कर ले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हम 2 चीज़ों में अंतर ढूंढेंगे। वी विल फाइंड द डिफरेंस नॉट सिमिलरिटीज, तो बी और डी यहाँ से करेक्ट हो गया। लिसनिंग में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? आवाज़, साउंड। तो डिफरेंस बिटवीन वेरियस साउंड, मतलब बहुत सारी आवाज़ के बीच में डिफरेंस कि उसका नेचर क्या है, फीमेल वॉइस है कि मेल वॉइस है, औरतों आदमियों की आवाज़ है या किसी इंस्ट्रूमेंट से निकली है, तो कौन सा वो है, ये चीज डिफरेंस बिटवीन वेरियस साउंड ए। उसके बाद देखिए 81, कल्चरल कंटेक्स्ट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू? तो कल्चरल कंटेक्स्ट का मतलब ये है कि एक
लेक्चर डिलीवर कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, देयर शुड बी वन स्पीकर एंड वन लिसनर जो उसकी बात ध्यान से सुने, यानी एक्टिव। तो ये दोनों अगर सेम बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, यानी कि हो सकता है दोनों उत्तर प्रदेश के हों, हो सकता है इनकी रीजनल लैंग्वेज सेम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके आपस में विचार मिलते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को कहा जाता है कल्चरल कंटेक्स्ट। इट रिफर्स टू द सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स ऑफ स्पीकर एंड एक्टिव लिसनर, सी। उसके बाद 82 नंबर, जिस तरीके से सिंगर को इस तरीके से लिखते हैं तो लेटर को क्या लिखेंगे? SINGER, ये हमारा वर्ड है, S19 I9 N14 G7 E5 और R18, लेकिन यहाँ पे 28, 18, 23, 16, 14 और 27 दिया है, तो 19 से 28 9 जोड़ दिया, 9 से 18 9 जोड़ दिया, 14 9 23, 7 9 16, 5 9 14, 18 9 23। तो कुल मिला के सबके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट लिखे और +9 कर दिया उसमें। तो सेम काम लेटर के लिए हम लोग करेंगे, L12 V1 T20 E5 R18, 12 9 21, 1 9 10, 21 और 10 आपको शुरू में चाहिए, ऑप्शन ए में दिख रहा है केवल, इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर है 83 नंबर, हमारे पास यहाँ पे शब्द है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके लेटर्स, इनके अक्षरों को आपस में इस तरीके से अरेंज करना है ताकि सो दैट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंटरचेंज, थर्ड एंड फोर्थ। तो कुल मिला के ये है, देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले और दूसरे को बदल दिया तो NI हो गया, ये क्या चीज़ बन गई? RF, मतलब कोई दो पकड़ लेना है और इनको बदल देना है पोजीशन। ऐसे हो गया, RT हो गया, CU हो गया, UT हो गया और ER हो गया। विच लेटर वुड बी द 11th काउंटिंग फ्रॉम राइट? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, कौन सा हो गया आपका? F, C। फिर 84 नंबर, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन कौन से नंबर बदल दिए जाएं ताकि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए? तो कुल मिला के नंबर बदलने हैं, साइन वही रखने हैं। तो 16 और 4, ये 16 है, ऑप्शन के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो 4 हो गया, ये हो गया 4 की जगह 16, 4 + 18 × 24/16 - 3, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 2 9 जा, 9 तियाँ 27, 4 31 में 3 गया 28, जबकि हमें 26 चाहिए, ये गलत हो गया। 8 और 3 बदलना है, 16, 18, 24, लेकिन इन सब में 8 तो है ही नहीं इंडिविजुअल, तो 8 को यहीं से बदल दें। 16 + 13 × 24 / 4 - 3 की जगह 8, ये 6 हुआ, 13 × 6 52, 52, 10 62, 6 68 में 8 गया 60, ये तो है ही नहीं। एक बार फिर देख लीजिए, 16 + 13 × 24 / 4 - 8, 78, अब तो और नहीं होगा। 8 और 4 देख लीजिए आप, 16 + 14 × 2, 8 / 8 - 3, ये तो होने से रहा, 28/8 जाएगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। ये देखिए, 4 दूनी 4 सत्ते, 49, 10 59, 6 65 में 3 गया 62, ये नहीं है। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो क्वेश्चन गलत होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। एग्जाम में सीधे डी को टिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए। 3 और 4 बदलना है, 16 + 1 8 × 2 3 / 4 है तो 3, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 23/3 होता नहीं है कुछ।
लेकिन उधर से अगर कटने की कुछ गुंजाइश है। ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ये क्वेश्चन एक प्रकार से रॉन्ग है। 85 है कि इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसको हम यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि भाई कंपनी के अंदर अफवाहें बहुत उड़ रही हैं, यानी वहां पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन सोर्स ऑथेंटिक नहीं है, आपस में बातचीत या फिर कुछ भी ऐसा जो बस एक से दूसरे में फैल गया, बस इसे कहा जाता है ग्रेप वाइन। डी, ग्रेप वाइन का मतलब अंगूर की बनी शराब नहीं है, ये एक कीवर्ड है जो ये बताने के लिए यूज होता है कि भाई अफवाह उड़ रही है। 86 नंबर में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एकदम ट्रू। एजेंडा रिफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर। एजेंडा का मतलब है कि कोई टीम मीटिंग होने वाली है तो उसमें कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बात होगी, सही बात है। सर्कुलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन चैनल। ऐसा नहीं है, सर्कुलर एक से कई लोगों के बीच में जाता है, ये गलत। यू आर एन इवेल्युएटिव लिसनर इस यू एक्सपेक्ट अ काइंड ऑफ फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस। एक बार आप यहाँ पर अपना पूरा प्रेजेंटेशन बता दिए और उसके बाद आप ऑडियंस से बोलते हैं कि कैसा था, क्या था आपका रिस्पॉन्स, फीडबैक चाहते हैं आप, तो इवेल्युएटिव हैं क्या आप इवेल्युएटिव नहीं हैं। इवेल्युएशन खुद से अपने आप की जाती है, दूसरों के फीडबैक के आधार पर नहीं, ये गलत। इंटरप्शन इज ऑफन कंसिडर्ड अ डिफेंसिव बिहेवियर इन नेचर। इसको एग्रेसिव बिहेवियर बोला जाता है, डिफेंसिव नहीं, क्योंकि डिफेंड थोड़ी ना आप किसी को करते हो। अगर कोई बोल रहा है आप उसके बीच में बोले पड़े हैं या फिर कुछ भी उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये एग्रेसिव बिहेवियर है और इसको जो स्पीकर है वो अप्रिशिएट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो कह देगा कि भाई और तेज इंटरप्ट कर, वो तो आक्रामक हो जाएगा या कम से कम आपको नापसंद करने लगेगा, ये गलत। सिमेंटिक मार्केट्स आर द लिंक बिटवीन टू पैराग्राफ। तो एक सेंटेंस और उसके पैराग्राफ के बीच में लिंक होता है, दो पैराग्राफ के बीच नहीं, ये गलत। सिर्फ पहला सही है, ओनली वन, ए। इनमें से कौन सा वेन डायग्राम है जो प्लेनेट, स्टार और सन के बीच में रिलेशन बताएगा? तो ये सन है, ये स्टार की कैटेगरी में आ चुका है और प्लेनेट एकदम ही अलग बनेगा। इस टाइप का डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है? डी में। फिर 88 नंबर में है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑन इनफॉर्मल चैनल। कोई कंपनी है जहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं वो अगर इनफॉर्मल चैनल पे ज़्यादा निर्भर होते हैं। इनफॉर्मल चैनल का बेसिक मतलब है कि इंफॉर्मेशन ऐसी जगह से रिसीव करना जो कि कंपनी की तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से कोई सर्कुलर नहीं आया, कोई मेल नहीं आया, जो भी सब चीज़ें हैं आपस की बातों पर आधारित हैं और अजम्पशन पर। ऐसी चीज़ों पर अगर ज़्यादा कोई जल्दी विश्वास कर ले रहा है ना, तो ये किस चीज़ का संकेत है? तो ये इस चीज़ का संकेत है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नाम की चीज़ नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ कोई भी भड़काए, दूसरा आदमी विश्वास कर ले रहा है, वीक कोऑर्डिनेशन, ए। 89 नंबर है ऑड वन आउट। टैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148। यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ये तीन के तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जबकि सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आपके स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया और इन्हें क्रिएट कर दिया, ये ऑड वन आउट। डी, सीपीसीबी की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी का आर्टिकल लिख के बताइए। फिर आ जाते हैं अगले पे, 90 नंबर है स्टेटमेंट 1। इंसोम्निया इज अ डिजीज ऑफ स्लीपलेसनेस। इंसोम्निया मतलब इसके अंतर्गत नींद की कमी हो जाती है क्या? सही बात है। अमनेसिया इज अ डिजीज दैट रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ मेमोरी। याददाश्त कमजोर हो जाती है या एकदम ही गायब हो जाती है अमनेसिया में, सही बात है। विच इज करेक्ट, तो दोनों ही तो सही हैं, बोथ 1 एंड 2, सी। फिर है कि स्ट्रेसर्स का मतलब क्या है? स्ट्रेसर्स का मतलब ऐसे सोर्स जहां से स्ट्रेस जनरेट हुआ है। स्ट्रेस की एक्चुअल वजह कि भाई स्ट्रेस आ कहां से रहा है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस, बी। व्हाट इज आर द प्रोबेबल नेगेटिव कंसिक्वेंस ऑफ इनकम्पिटेंट कम्युनिकेशन स्किल।
अपनी बात को सामने वाले को समझाने की जो स्किल होती है, जो हुनर होता है, उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास ये नहीं है तो कौन कौन सी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं? कम्युनिकेशन गैप तो हो ही जाएगा, आप समझा ही नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग, जब आप समझा ही नहीं पा रहे तो अंत में निष्कर्ष कैसे अच्छा निकलेगा? गलत। ग्रेप वाइन, अफवाहें बहुत उड़ेंगी, ये भी सही है। बोथ ए एंड सी, डी। अब इसमें 93 नंबर है हमारा। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, आपस में जो वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, क्या इसका रीज़न है? अफवाहों की वजह से, क्योंकि किसी की अगर विश्वास की शक्ति कमज़ोर है तो वो अफवाहों पर आसानी से विश्वास करके मतभेद का कारण बन सकता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन में अगर दो लोग सेम पोस्ट पर हैं, एक को ज़्यादा फेवरेटिज्म मिलता है और एक की हमेशा बुराई होती है, तो मतभेद तो हो ही जाएगा दोनों में। बोथ ए एंड बी, सी। इसमें 94 में बताइए ऑड वन आउट। लखनऊ, कानपुर, बलिया या सागर? तो लखनऊ, कानपुर, बलिया यूपी में है, जबकि सागर मध्य प्रदेश में है, डी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 95 पे। इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फॉल्स। और रैंडमली रिंगिंग टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल बैरियर। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर आप कोई सेमिनार वगैरह ले रहे हैं और बीच बीच में आपका फ़ोन बज जाता है, तो ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर है क्या? ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर का मतलब ये है कि आप किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसमें तकनीकी खराबी आ जाए। मान लीजिए आप फ़ोन में बात कर रहे होते और घंटी बजने में कोई प्रॉब्लम होती, तब जाके ये कहलाता टेक्नोलॉजिकल बैरियर। इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो अलग पड़ी है, जैसा कि इस केस में है। आप बात कहीं कर रहे हैं, फ़ोन आपका बेमतलब बज रहा है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर। ए मतलब आउटसाइड सोर्सेस जो हैं इंटरप्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन में। द नेटवर्क फेलियर ड्यूरिंग अ टेलीफोन कॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर। अभी ऊपर बताया थोड़ी देर पहले कि अगर आप फ़ोन पे हैं और नेटवर्क फेल होकर फ़ोन कट जा रहा है तो ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, फिजिकल नहीं। टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है। तो दो के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, बोथ ए एंड बी। 96 में है कि इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए आपको कल्चरल सेंसिटिविटी की ज़रूरत नहीं है? तो कल्चरल सेंसिटिविटी का बेसिक मतलब ये होता है कि दो लोग अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ए और बी, तो दोनों एक दूसरे के प्रति सावधानी बरतेंगे कि कोई बात इसको ना खराब लग जाए और इसकी बात उसको ना खराब लग जाए। और ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे के बारे में बेसिक जानकारी रखते हों कि भाई अगर कोई किसी की रीजनल लैंग्वेज है तो उसको सुन के हंसना नहीं है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा हो गया कि मान लीजिए वो राजस्थान में रहते हैं तो वहाँ पे जो पहनावा है वो हो सकता है अलग हो, तो उस पर हंसना नहीं है, अजीब नहीं उसको समझना है। ऐसी ही कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती? विजिटिंग समवन एट अ रैंडम प्लेस, समवन कोई अजनबी व्यक्ति, तो आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि कोई बात किसी को खराब ना लगे। इसमें चाहिए तो ये ऑप्शन है नहीं। अटेंडिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी एट द ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी आउटसाइड द होम स्टेट। अगर आप लखनऊ या कानपुर के हैं और आपको नोएडा जाना है टीम मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे जो कल्चरल चीज़ें हैं वो अलग होंगी। वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, कब यहाँ पे जोक क्रैक करने हैं। अगर आप होम स्टेट में हैं तो आप बीच बीच में कॉमेडी वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। कल्चरली आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, ये गलत। विजिटिंग योर चाइल्डहुड फ्रेंड एट होम, बचपन के दोस्त के घर जाना, इसमें आप उसको शुरू से ही जानते हैं तो कोई ये सब चीज़ें कुछ मैटर नहीं करेंगी। सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ एंग्जाइटी। तो देखिए एंग्जाइटी और डिप्रेशन में बहुत फ़र्क होता है। एंग्जाइटी में आप सीरियस हो जाते हैं चीज़ों के लिए, जबकि डिप्रेशन में आप चीज़ें करना ही बंद कर देते हैं। तो दी पर्सन ऑलवेज थिंक्स अबाउट द कॉज ऑफ एंग्जाइटी, ये सही बात है। एंग्जाइटी जब किसी को होती है चिंता, तो वो ये सोचने की कोशिश करता है कि भाई चिंता का कारण क्या है, क्या उसके निदान है, ये सही है।
बाकी दी पर्सन स्टार्ट टू ईट मोर और लेस, ये तो डिप्रेशन है, ज़्यादा या कम खाना शुरू कर देना नॉर्मल से जितना पहले खाते थे। दी पर्सन स्टार्ट टू स्लीप मोर और लेस, ज़्यादा या कम सोना शुरू कर देना, ये भी डिप्रेशन है। स्टार्ट टू आइसोलेट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम दी अदर, दूसरों से बातचीत करना बंद कर देना, उनके बीच ना रहना, ये भी डिप्रेशन है। उसके बाद 98 नंबर है हमारा, नेगेटिव स्ट्रेस के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, सही बात है। जो आपके रूटीन वर्क हैं जैसे दाढ़ी बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, बाहर घूमना, इनमें भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, ये सही बात है। तो बोथ ए एंड बी। बाकी चौथा क्यों गलत है? वी बिगिन टू थिंक दैट एवरीथिंग विल बी फाइन वन डे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, यही तो विचार नहीं आता है ना, यही तो समस्या है। उसके बाद 99 नंबर है, डिकोडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंतर्गत जो भी किताब पढ़ रहा है या आर्टिकल पीडीएफ पढ़ रहा है, कौन कौन सी चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेगा या सिमिलरिटी बिठाएगा। लेटर और साउंड के बीच में, साउंड आती है दिमाग में, लेटर होता है किताब में, सी। उसके बाद 100 नंबर के लिए ये पैराग्राफ हमें फॉलो करना है। पॉइंट P इज 9 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट Q, ये पॉइंट Q है, इसके ईस्ट में पॉइंट P पड़ेगा 9 मीटर की दूरी पर। R इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट P, P से ठीक नीचे साउथ में 5 मीटर जाइएगा तो आपको मिलेगा R। पॉइंट S इज 3 मीटर्स टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट R, ये 3 मीटर वेस्ट अगर आप जाएंगे R से तो आपको देखने को मिलेगा S। पॉइंट T इज 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट S, S के नॉर्थ में अगर 5 मीटर आगे जाएंगे इतना ही जा पाएंगे, ये 5 है तो ये भी 5 है, तो आपको क्या पॉइंट मिलेगा? T, दिस इज पॉइंट T। पॉइंट V इज 7 मीटर टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट S, S के भी साउथ में 7 मीटर ऐसे नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जगह नहीं है तो दिस इज 7, यहाँ पे क्या मिल चुका है? V। If a person walks in a straight line for 8 meter towards west from point R, R पॉइंट से वेस्ट की डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट में कितना मीटर जाना है? 8 मीटर। तो ये 3, ये 5, कौन सा पॉइंट सबसे पहले पार होगा? तो आप सीधे देख पा रहे हैं कि ये S पार होगा तभी जाके गाड़ी आगे बढ़ेगी, D।